ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र पाठक, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम साहित्य का इतिहास दर्शन प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्ययुगीनता की अवधारणा और हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इकाई का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप मध्यकालीनता शब्द की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। भारतीय मध्यकालीनता और यूरोपीय मध्यकालीनता की अवधारणा के अंतर को समझ सकेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल के वाद विवाद को जान पाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आदिकालीनता, मध्यकालीनता, आधुनिकता और समकालीनता की अवधारणाएं इतिहास के अध्ययन में सहायक हैं, तो कई बार अवरोधक भी। साहित्य का एक नया विद्यार्थी जब आदिकालीन साहित्य का इतिहास नाम सुनता है तो उसे प्रतीत होता है कि यह उन आदिमानवों के समय का साहित्य है जब आदमी जंगलों या गुफाओं में रहता था। मध्यकालीनता से ऐसा लगता है जैसे वह किसी पिछड़े हुए समाज का साहित्य है। आधुनिकता और समकालीनता की परिधि को लेकर खींचतान आज तक जारी है, उससे हम सब परिचित हैं। यहाँ हम मध्यकालीनता की अवधारणा पर बात करेंगे और इस अवधारणा को समझने के क्रम में इतिहासकार निहार रंजन राय के कुछ निष्कर्षों पर विचार करेंगे जो उन्होंने मध्यकालीनता पर विचार करने के क्रम में प्राप्त किए हैं। उन्होंने मध्यकालीनता के कुछ लक्षण बताए हैं। ये लक्षण इस प्रकार है: एक, समस्त राजवंशों का स्थानीय हो जाना। दो, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्राकृतिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण। तीन, सामाजिक संप्रेषण के माध्यमों का स्थानीय चरित्र उभरना। चार, धर्म के भीतर संप्रदायों और उप संप्रदायों का प्रादुर्भाव। और अगला, कला के क्षेत्र में भी स्थानीय शैलियों का विकास। रामशरण शर्मा ने लिखा है कि भारतीय इतिहास लेखन का एक प्रधान दृष्टिकोण यह है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले की शताब्दियों में मध्यकालीनता के लक्षण विद्यमान थे तथा मध्यकालीनता के आरंभिक चरण को भारतीय सामंतवाद नाम दिया जा सकता है। मध्यकाल की अवधारणा के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तत्वों के विषय में पर्याप्त विवादों के बावजूद अधिकांश इतिहासकारों ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण, भू बिचौलियों का उदय, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रूपांतरण, उत्पादन के साधनों का विकास, जातियों की वृद्धि, संस्कृति एवं विचारधारा का सामंती आयाम आदि तत्वों को मध्यकालीनता की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। अपनी मशहूर पुस्तक मध्यकालीन बोध का स्वरूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्यकालीनता की अवधारणा को अपनी तरह से समझने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि मध्ययुग या मध्यकाल शब्द भारतीय भाषाओं में नया ही है। इस देश के प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के किसी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। आजकल इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे काल के अर्थ में होने लगा है जिसमें सामूहिक रूप से मनुष्य एक जबदी हुई स्तब्ध मनोवृत्ति का शिकार हो जाता है। आचार्य द्विवेदी ने मध्यकाल का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए बताया है कि इसका एक स्पष्ट अर्थ आधुनिक युग का पूर्ववर्ती काल है और दूसरा स्पष्ट अर्थ है प्राचीन काल के बाद का समय, जिसे वे अंग्रेजी के मिडिल एजेस के अनुकरण पर बना हुआ मानते हैं। इसके साथ ही वे इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि शब्द का उपयोग समय सूचक शब्द के रूप में कम और मनोवृत्ति सूचक शब्द के रूप में ज्यादा होता है। उन्होंने लिखा है कि मध्ययुग शब्द का प्रयोग काल के अर्थ में उतना नहीं होता जितना एक खास प्रकार की पतनोन्मुख और जबदी हुई मनोवृत्ति के अर्थ में होता है। ऐसा माना जाता है कि मध्ययुग का मनुष्य धीरे धीरे विशाल और असीम ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का भाव छोड़ता जाता है तथा धार्मिक आचारों और स्वतः प्रमाण माने जाने वाले आप्त वाक्यों का
अनुयायी हो जाता है, खोता जाता है। समय सूचक शब्दों का मनोवृत्ति सूचक शब्दों में कायांतरण एक दिलचस्प विषय है। बहुत पुराने लगने वाले कवियों में आधुनिकता का दर्शन और कई नए लगने वाले कवियों एवं लेखकों में मध्ययुगीनता की उपस्थिति कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। आपको याद होगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक मशहूर चीनी कवि जो बहुत पुराने कवि हैं, उनकी कविता की अद्भुत व्याख्या करते हुए उन्हें लगभग एक आधुनिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इस बात के प्रमाण हैं। जब पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपनी किताब अकथ कहानी प्रेम की लिखी तो उन्होंने आधुनिक कविता की शुरुआत कबीर से मानी और आधुनिकता शब्द जिसका सबसे पहला प्रयोग आचार्य शुक्ल ने किया, उन्होंने भारतेंदु की कविता पर विचार करते हुए लिखा है कि उनकी कविताओं में आधुनिकता नहीं दिखाई पड़ती। आधुनिकता उनके गद्य में है, कविता में नहीं। काल सूचक और मनोवृत्ति सूचक द्विवेदी जी ने एक बहुत सुंदर प्रस्ताव रखा मध्ययुगीनता को लेकर भी। कई ऐसे रचनाकार हैं जो अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं और कई ऐसे रचनाकार हैं जो अपने समय से बहुत पीछे दिखाई पड़ते हैं। मध्यकाल और हिंदी साहित्य के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समय सूचक, काल सूचक और मनोवृत्ति सूचक अवधारणा पर विचार किया है और इसका अतिक्रमण करने वाले भक्ति साहित्य पर भी विचार किया है। उन्होंने लिखा है कि स्तब्ध या कुंठित मनोवृत्ति क्या है। कई प्रकार से इस बात को स्पष्ट किया गया है। आधुनिक युग में यह विश्वास किया जाने लगा है कि साहित्यकार जब लिखता है तो उसके द्वारा कुछ बदलना चाहता है। वह अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों में कुछ असुंदर या अशोभन देखता है और उसे सुंदर शोभन में परिवर्तित करने के लिए व्याकुल उठता है। वह केवल बंधी बधाई परिपाटियों में चालित होकर लिखने से यह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। उसका उद्देश्य जैसा है उसकी व्याख्या करना नहीं होता और न यह होता है कि जो कुछ पुराने जमाने से कहा जाता आया है उसे दोहराए। यह अचेत परिवर्तन इच्छा आधुनिक युग की विशेषता बताई जाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे आलोच्यकाल मध्यकाल के भक्ति साहित्य में इस प्रकार की व्याकुलता प्रचुर मात्रा में मिलती है, पर फिर भी वह आधुनिक इसलिए नहीं कही जाती कि उसका अनुध्यात आदर्श परलोक में मनुष्य को मुक्त करना है। इसी मर्त जगत को सुंदर और शोभन बनाने के उद्देश्य से वह नहीं लिखा गया। भक्ति साहित्य संसार के बाह्य रूप को यथास्थित छोड़कर व्यक्ति मानव के चित्त में परिवर्तन लाने पर ज्यादा जोर देता है। फिर भी वह लौकिक रस के कवियों की रचनाओं की तुलनाओं में अधिक मुक्त और अधिक कुंठाहीन है, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति साहित्य अपने आप में स्तब्ध और कुंठित साहित्य नहीं है, पर परिवर्तन का लक्ष्य अदृष्ट होने के कारण वह पूर्ण मुक्त नहीं है। भक्ति साहित्य संवेदना के धरातल पर मध्ययुगीनता की अवधारणा का अतिक्रमण करते हुए कैसे समय के धरातल पर उसका अतिक्रमण करने में चूक जाता है, इस पर विचार करते हुए द्विवेदी जी ने साहित्य इतिहास लेखन की पेचीदगियों की ओर संकेत किया है। रामविलास शर्मा जब भारतीय नवजागरण और यूरोपीय नवजागरण की तुलना कर रहे थे तो यूरोपीय नवजागरण से भारतीय नवजागरण को बहुत पीछा सिद्ध करने वाले लोगों को उन्होंने यह बताया कि किस तरह से यूरोप के रेनेसा के समानांतर हिंदी में भारत में लोक जागरण संभव हुआ और वह लोक जागरण किस तरह से यूरोप की तथाकथित प्रगतिशीलता से पीछे की चीज नहीं है बल्कि आगे की चीज है। यूरोपीय मध्यकालीनता बनाम भारतीय मध्यकालीनता। यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल अंधकार युग के नाम से रूढ़ हो गया है। भारतीय इतिहास की विकास यात्रा यूरोपीय इतिहास के अनुरूप नहीं है। यूरोपीय इतिहास और भारतीय इतिहास में इस अंतर का विश्लेषण करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है कि वस्तुतः यूरोप के इतिहास में जिस समय मध्य युग का प्रारंभ हुआ उसमें भारतीय इतिहास में नवीन उत्साह और नवीन जोश का उदय हुआ था। संस्कृत भाषा ने नई शक्ति प्राप्त की और समूचे देश में एक नए ढंग की राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई।
इस काल में राजकाल से लेकर साहित्य, धर्म और सामाजिक विधि व्यवस्था तक में एक विचित्र प्रकार की क्रांति का पता चलता है। आज के भारतीय धर्म, समाज, आचार विचार, क्रियाकांड सभी विषयों पर इस युग की अमिट छाप है। जो पुराण और स्मृतियां आजकल असंदिग्ध रूप में प्रामाणिक मानी जाती हैं, उनका संपादन अंतिम रूप में इस काल में ही हुआ था। जो काव्य, कथा, नाटक, आख्यायिकाएं उन दिनों लिखी गईं, वे आज तक श्रद्धा और सम्मान पा रही हैं। जो शास्त्र उन दिनों प्रतिष्ठित हुए, वे सैकड़ों वर्ष बाद आज भी भारतीय मनीषा को प्रेरणा दे रहे हैं। इस काल को भारतीय उन्नति के स्तब्ध हो जाने का काल नहीं कहा सकता। जैसा कि मैं कह रहा था, रामविलास जी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा था। इस लोक जागरण के मूल में उन्होंने लोक भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य और नई श्रमिक जातियों के उदय को देखा था। जाहिर है, रामविलास जी इस मध्यकाल को यूरोप की जब्ती हुई मनोदशा के साथ जोड़कर नहीं देखते। आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी ने जब भक्ति आंदोलन के संदर्भ में धार्मिक कारणों की अलग अलग तरह से प्रस्तावना की थी, तब उसके विरोध में रामविलास जी ने मार्क्सवादी समाजशास्त्र का उपयोग करते हुए भक्ति आंदोलन का विश्लेषण किया था। यही नहीं, वे भक्ति कविता को लेकर अन्य मार्क्सवादियों से भी असहमत थे। तुलसीदास के संदर्भ में उन्होंने अपनी साहित्यिक परंपरा का प्रगतिशील मूल्यांकन किया। मुक्तिबोध की सगुण और निर्गुण संबंधी दृष्टिकोण का यह कहते हुए प्रत्याख्यान किया कि सगुण भक्तों और निर्गुण संतों के सामाजिक आधार में कोई फर्क नहीं था। कुल मिलाकर उन्होंने भक्ति आंदोलन और कविता की जिस तरह से व्याख्या की, वह व्याख्या मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता और जीवंतता का प्रमाण है। मैनेजर पांडे ने सूरदास पर रामविलास जी से अलग राय रखते हुए उन्हें किसान जीवन का प्रतिनिधि कवि सिद्ध किया। तुलसीदास की कविता में मौजूद कलयुग के जितने चित्र हैं, वे अकाल के चित्र हैं। दरअसल हिंदी में अकाल पर लिखी जाने वाली आधी से अधिक कविताओं के कवि तुलसीदास हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने तुलसी के राम राज्य को इसी अकाल जनित कलयुग के पेट से निकली हुई कल्पना माना है। रैदास और दादू की कविता में मौजूद दलित जीवन के चित्र, कबीर की कविता में मौजूद सामाजिक विडंबना के चित्र और मीराबाई की कविता में मौजूद स्त्री यातना के चित्र भी इस बात के प्रमाण है कि हिंदी या भारत की मध्यकालीनता यूरोपीय मध्यकालीनता से बिल्कुल अलग है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल के पर विचार करने के क्रम में आचार्य शुक्ल और द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तावित नामकरण पर विचार करना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने नामकरण और उससे जुड़ी समय सीमा पर सवाल उठाते हुए द्विवेदी जी ने 8वीं सदी से मध्यकाल की प्रस्तावना की थी। द्विवेदी जी की कई मान्यताओं से असहमत रामविलास जी ने भी द्विवेदी जी की इस मान्यता के उन्होंने लिखा कि शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल है। राहुल सांकृत्यायन के सिद्ध सामंत काल नामकरण के पीछे भी यही इतिहास बोध काम कर रहा था। दरअसल हिंदी में सारी समस्या की जड़ आदिकाल नामकरण में छिपी हुई। शुक्ल जी ने इससे बाहर निकलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उस कोशिश के आधार और तर्क दोनों उतने मजबूत नहीं थे, जिससे यह कोशिश उतनी ऐतिहासिक नहीं हो सकी जितना उसे होना चाहिए था। हिंदी में मध्यकालीन बोध के स्वरूप पर विचार करके आचार्य द्विवेदी ने साहित्य बोध और इतिहास बोध की एक विवादास्पद समस्या पर विचार किया था। इस समस्या पर विचार का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि भारत का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास लिखने वाले कई इतिहासकारों ने इतिहास बोध और काल बोध पर यूरोप की स्पष्ट छाया थी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कुछ इतिहासकारों पर भी यह छाया थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मध्यकालीन इतिहास ऐसे सभी नए पुराने इतिहासकारों के लिए इस छाया और प्रेत को भगाने का एक ऐतिहासिक प्रयत्न है। उनका मध्यकालीन इतिहास बोध सिर्फ मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आदिकालीन और आधुनिक इतिहास को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। जो लोग समकालीन बोध को मध्यकालीन बोध की तरह देखने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी यह इतिहास बोध जरूरी है। हिंदी साहित्य के मध्यकालीन इतिहास पर विचार करते हुए भक्ति आंदोलन और भक्ति साहित्य की ताकत का एहसास प्राय सभी बड़े आलोचकों को है। ऐतिहासिक रूप से इसका श्रेय आचार्य शुक्ल को है, जिनकी आलोचना दृष्टि और इतिहास बोध का यह सुफल माना जाएगा कि उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की चेतना के अनुरूप भक्तिकाल की लोकवादी साहित्य को अपनी चिंता और आलोचना का विषय बनाते हुए जनता की चेतना के साथ
उसे जोड़ने का काम किया। जिस दौर में तुलसीदास की कविता के आधार पर अवध का किसान आंदोलन संभव हो और स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े अगुआ गांधी के रामराज की परिकल्पना अवलंबित हो, उस दौर में हिंदी आलोचना में रीतिकाल के कवियों के कद को लेकर उनकी छोटाई और बड़ाई की बहस चले, यह बात शुक्ल जी को पसंद नहीं थी। बहरहाल शुक्ल जी ने जिन कारणों से भक्ति कविता को लेकर अपनी अच्छी राय बनाई थी, लगभग उन्हीं कारणों से रीति कविता के बारे में एक खराब राय बनाई थी। शुक्ल जी के बाद के साहित्य इतिहास लेखन और आलोचना दृष्टि पर शुक्ल जी का इतना गहरा असर है कि उनकी राय को थोड़े बहुत किंतु परंतु के साथ प्राय सभी लोगों ने स्वीकार कर। रीति कविता को लेकर भी इस किंतु परंतु की संभावना थी, बिल्कुल छीन रही। सवाल उठता है कि रीतिकालीन कवियों के काव्य कौशल और उनकी कला संबंधी समझ के अलावा क्या कोई और भी ऐसा बिंदु हो सकता है जिसके आधार पर उनके महत्व पर या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्विचार की संभावना बन सकती है। आचार्य शुक्ल की रीति काव्य संबंधी समझ पर मैनेजर पांडे को एतराज है। उन्होंने लिखा है कि आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि कविता बंधी हुई नालियों में बहने लगी, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि हिंदी के बाद के आलोचकों ने रीतिकाल की कविता को समग्रता में पढ़ने, समझने और मूल्यांकन करने के बदले रामचंद्र शुक्ल की पैटर्न में दोहराना शुरू कर दिया। रीति कवियों के इतिहास पर उन्होंने कहा है कि रीतिकाल के बारे में मेरी पहली बात यह है कि अपने समय के समाज और इतिहास से जैसा संबंध रीतिकाल की कविता का है, वैसा संबंध भक्तिकाल में भी नहीं है। प्रमाण के तौर पर उन्होंने रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि केशव दास की 2 रचनाओं का उल्लेख किया है। पहली रचना है वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह ओरछा के राजा थे। सलीम ने उन्हीं की मदद से अबुल फजल की हत्या करवाई थी। वीर सिंह देवचरित में इन सारी घटनाओं का उल्लेख है। आचार्य केशव दास स्वयं अकबर के समकालीन थे और अपने समय की राजनीतिक घटनाओं को सिर्फ अपनी चिंता ही नहीं बल्कि अपनी रचनाशीलता का विषय बनाने का भी साहस रखते थे। मैनेजर पांडे के लिए रीतिकाल की यह विशेषता बेहद उल्लेखनीय। उन्होंने लिखा है कि हमारे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है भक्तिकाल। केशव दास और तुलसीदास बहुत दूर तक समकालीन थे, मतलब दोनों अकबर के जमाने में जीवित थे। भक्तिकाल के किस कवि ने मुगल शासन के बारे में लिखा है? हमारे जो परम आदरणीय बाबा तुलसीदास हैं, उन्होंने तो यह घोषित कर दिया कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिरधुन गिरा लागे पछताना। यानी अपने समय के किसी मनुष्य की कविता से, चर्चा से सरस्वती का अपमान होता है, सरस्वती सिर धुन कर पछताती हैं, तो राम का गुणगान कैसे करेंगे? सारा भक्ति काव्य परलोकवाद की चिंता से लिखा गया है। सारा रीतिकाल अपने समय और अपने समाज की चिंता से लिखा गया है। उसमें कोई परलोकवादी नहीं है, और जो परलोकवादी हैं उनके बारे में रीतिकाल के कवि ने ही कहा है कि राधा कन्हई तो सुमिरन को बहाने हैं, वास्तविक भक्ति नहीं है, बहाना है। मैनेजर पांडे ने केशव दास की एक और किताब जहांगीर जस चंद्रिका का इसी संदर्भ में उल्लेख किया है, जिसका सीधा संबंध मुगल कालीन इतिहास से है। इसी क्रम में उन्होंने भूषण के शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल प्रकाश का उल्लेख किया है। इनमें पहली 2 किताबों का संबंध शिवाजी से है, तो तीसरी किताब का संबंध मध्य प्रदेश के बहादुर राजा छत्रसाल से है। इसी संदर्भ में उन्होंने रीतिकाल के आखिरी कवि पद्माकर का उल्लेख किया है। इनकी कविता में ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन की चर्चा ही नहीं है, बल्कि सिंधिया जैसे राजाओं का उल्लेख कर उन्हें बताने का प्रयास किया है कि ब्रिटिश शासन की जड़ें कहाँ कहाँ मजबूत हो चुकी हैं। बांका नृपदौलत, अलीजा महाराज कहो, साज दल पकड़ फिरंगिन भागोगे, दिल्ली दहपति पटना हो, कर झपटगर कबहू लता कलकत्ता की उड़ाओगे। इसी कड़ी में उन्होंने छत्तीसगढ़ के कवि घासीदास की उस मशहूर कविता को उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने सन 1834 में लिखा था, छाड़ के फिरंगिन को राज में सुधर्म काज, जहाँ पुण्य होत आज चलो उस देश को। इस कविता में फिरंगियों के राज को छोड़कर जहाँ चलने का आह्वान है, जहाँ पुण्य का काम होता हो। पांडे जी ने इसी क्रम में दीनदयाल गिरि का उल्लेख किया है। इनकी मशहूर कविता है, पराधीन दुख महा सुखी जगत स्वाधीन। राजस्थान के कवि सूर्यमल मिश्रण के मशहूर ग्रंथ वंश भास्कर का उल्लेख भी उन्होंने किया है। इस किताब में जहाँ बूंदी राजघराने का इतिहास है, वहीं औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच बादशाहत को लेकर जो लड़ाई हुई उसका भी जिक्र है। कुल मिलाकर इन सभी रीतिकालीन कवियों, उनकी किताबों
और उनकी कविताओं के आधार पर मनोज पांडे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह जो प्रवृत्ति है उससे लगता है कि रीतिकाल के कवि अपने समय के इतिहास से दो तरह से जुड़े। पहला तो यह कि सीधे उनका काल मुगल काल था, उससे जुड़े हुए थे, उसका चित्रण वर्णन अपने साहित्य में कर रहे थे, और दूसरे आने वाली आफत अंग्रेजी राज की भी आपत्ति विपत्तियों को पहचानते थे, उसकी भी चर्चा। रीतिकालीन साहित्य के अपेक्षाकृत अचर्चित अध्याय को अपनी चिंता का विषय बनाकर मनोज पांडे ने हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके अध्ययन एवं लेखन पर पुनर्विचार की पेशकश की है। लीक में बधकर चलने वाली दृष्टि से हर बार वास्तविक मुकाम हासिल हो यह कोई जरूरी नहीं होता। इसी क्रम में सामाजिक और राजनीतिक इतिहास लेखन में साहित्य की भूमिका और जरूरत पर विचार करते हुए उन्होंने हमारा ध्यान एक बेहद जरूरी सवाल की ओर आकृष्ट किया है। जो पुराने महत्वपूर्ण इतिहासकार थे वे साहित्य भी पढ़ते थे। मान लीजिए कि आप वैदिक काल के समाज का इतिहास खोजने चलिए तो ऋग्वेद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप ऋग्वेद ही पढ़कर काम करेंगे। रोमिला थापर भी यही करती हैं, उनके विरोधी भी यही करते हैं। जब एक जगह आप साहित्य का उपयोग करते हैं तो बाद के दिनों में क्यों नहीं करते? मध्यकाल का इतिहास लिखने वालों को केशवदास को पढ़ना चाहिए, पर कौन समझाए उनको जब हिंदी वाले नहीं पढ़ते इतिहासकार क्यों पढ़े? रीति कविता के महत्व का आकलन करते हुए वे उसे सिर्फ साहित्य के इतिहास लेखन तक सीमित न मानकर उसे देश के राजनीतिक इतिहास लेखन के लिए जरूरी मानते हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब पहल साहित्य की तरफ से हो, हमारी तरफ से हो। ज्ञान के अन्य अनुशासन हमारी तरफ सम्मान से तभी देखेंगे जब हम अपने अनुशासन के महत्व को समझते हुए उसे उस ऊंचाई और गहराई से जोड़ेंगे जिससे जुड़कर हमारी भाषा में लिखा जाने वाला साहित्य देश की हर जनता का साहित्य बने। निष्कर्ष के तौर पर मध्यकालीनता की अवधारणा और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याओं पर विचार करने के क्रम में हमें जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है उसका संबंध अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया से भी है। मध्ययुगीनता के बारे में, मध्ययुग के बारे में जो एक ऋणात्मक छवि जनता के बीच में है, विद्यार्थियों के बीच में है, और जब हम कहते हैं कि ये मध्ययुग के कवि हैं, कबीर, तुलसी, जायसी, सूर, मीरा हमारे मध्ययुग के कवि हैं, तो ये सीधा संदेश जाता है कि मध्ययुग की जो कमजोरियां हैं वो इनके साहित्य में होंगी। मध्ययुग की कमजोरियों में सबसे बड़ी कमजोरी सामंती मूल्यों की है। तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, इन सभी कवियों के यहाँ हम यह आसानी से खोज लेते हैं कि वहाँ पर स्त्रियों के बारे में लगभग ऐसी राय है जो किसी भी आधुनिक युग के विद्यार्थी को, आधुनिक मन को उचित नहीं लगेगी। लेकिन स्त्रियों के बारे में जो राय है उसके इस प्रसंग को थोड़ा सा हम मीराबाई की कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करें। मीराबाई कह रही हैं कि संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। औरों को तो छोड़ दीजिए, ऐसा समय है, ऐसा वातावरण है कि संतों के साथ बैठने से भी बदनामी हो जाती है, बदनामी हो सकती है। मीरा को इस बात का गहरा दुख है कि कैसा ये समाज है जहां पर अच्छे पुरुषों के साथ बैठने से भी स्त्री बदनाम हो जाती है। मध्ययुग की एक जो बड़ी समस्या कहने का आशय यह कि हिंदी का जो साहित्य हमारे मध्यकालीन साहित्य के रूप में प्रचलित है और जो इतिहास मध्यकालीन है, दोनों के बीच
एक बहुत बड़ी मुश्किल यही आती है कि एक खराब समय में बड़ी रचना कैसे संभव हुई। मध्यकाल की कमजोरियों के बीच हिंदी का स्वर्ण युग कैसे आ गया, इसको भी हम भक्तिकाल और रीतिकाल के अंतर विरोधों को पहचानते हुए भी इस समस्या का भी हम समाधान कर सकते हैं। भक्तिकाल में स्त्रियों के बारे में खराब राय हो या रीतिकाल में स्त्रियों के बारे में खराब राय हो, और लगभग जो एक वातावरण बना, अगर पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में स्त्रियों का प्रतिशत बहुत कम है। क्या कारण है? इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन करके हम इसका पता कर सकते हैं। मध्यकालीनता शब्द का जो प्रयोग है, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह समय सूचक शब्द न होकर मनोवृत्ति सूचक शब्द ज्यादा है। यह मनोवृत्ति पतनोन्मुख और जबदी हुई मनोवृत्ति है। ये सारे भ्रम जो मध्यकालीनता को लेकर हिंदी में फैले हुए हैं, उसके कारण दरअसल यूरोपीय अनुकरण में छिपे हुए हैं। भारत में तो इस काल में उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया। रामविलास जी ने उसे लोक जागरण का काल कहा। यहाँ उसमें उलट मनोवृत्ति दिखाई देती है। जहाँ तक हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल की बात करें तो यह भक्तिकाल और रीतिकाल में विभक्त है। भक्तिकाल को स्वर्ण युग और रीतिकाल को लगभग अंधकार युग मानकर हम चलते हैं। रीतिकाल के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाकर हम इतिहास की लगभग वही गलती करते हैं जो गलती हम